Hello students, today in this lecture we are going to discuss some important numericals of derivation of formulas. It is the same topic which I discussed with you in the last lecture. Okay? Remember, students, derivation of formulas, it is numerically important and it is expected, it is always expected for 3 marks or 5 marks. Okay? Now since I will write out a question briefly on the whiteboard. Before writing every question, I will read out the question for you. Okay? So better listen carefully and note down on your register. Make your notes regularly with me. Why? Because I will provide enough time so that you can note down each and everything written on the whiteboard or dictated by me. Okay? So since I am reading first question for you. We had already discussed some problems in the last lecture and I am continuing the same thing. The first question is, if force, velocity and time, okay, बेटा लास्ट टाइम हमने जैसे किया था, हमने किया था कि क्वेश्चन को कैसे पूछेगा. बेटा क्वेश्चन को पूछने के बड़े सारे तरीके हैं, तो आज वो सारे तरीके डिस्कस करते हैं. ठीक है? लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर किया था उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि एक फिजिकल क्वांटिटी बाकी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करेगी. यहां पर भी अल्टीमेटली डिपेंड तो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी बाकी सभी पर करने वाली है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा के अगर पूछेगा तो कैसे पूछेगा, ये उसका एक इलस्ट्रेशन है. ठीक है? आई एम रीडिंग इट. क्वेश्चन फर्स्ट, इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम are taken as fundamental quantities, what would be the dimension of work? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया बेटा कि बोला what would be the dimensions of work, मतलब हमें वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है. मतलब वर्क बाकी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है. ठीक है? तो मैं क्वेश्चन यहां पर व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप नोट कर लें. मैं ब्रीफली लिखूंगा उसको. मैंने रीड कर दिया क्वेश्चन. ठीक है? तो आप नोट कर लें. वर्क डिपेंड्स ऑन, चलिए मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं. इफ फोर्स, वेलोसिटी and time are taken as fundamental quantities, what would be dimensions of work. तो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें वर्क का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है और वर्क डन बाकी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करने वाला है. अब बेटा वर्क डन जिन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करने वाला है, द फर्स्ट क्वांटिटी इज फोर्स, सेकेंड क्वांटिटी इज वेलोसिटी एंड द थर्ड क्वांटिटी इज टाइम. तो सर फिर से स्टेप वाइज अप्रोच के साथ काम करते हैं. स्टेप 1 में हमें डिपेंडेंस लिखना था. बेटा वर्क के लिए एक्सप्रेशन यूज करते हैं W. ठीक है, वर्क डिपेंड कर रहा है फोर्स पर, फोर्स के लिए सिंबल यूज करते हैं कैपिटल F.
अब क्योंकि वर्क फोर्स पे डिपेंड कर रहा है तो सिंबल का पार्ट कैपिटल, सिंबल का पार्ट ए लिखते हैं, ठीक है। वर्क इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी, तो डिपेंडेंस लिखते हैं, वेलोसिटी का सिंबल स्मॉल वी लिखते हैं, पार बी लगाते हैं। वर्क डिपेंड कर रहा है टाइम पर, तो टाइम का सिंबल स्मॉल टी लिखते हैं, पार सी लगाते हैं। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में डिपेंडेंस को फ्यूज करते हैं और इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। So this W is directly proportional to F raised to power A, V raised to power B, and T raised to power C. So remove this proportionality sign. Put the proportionality constant K, and remember K is dimensionless constant. Mention करें K is dimensionless constant. Done. Step 2 complete. Step 3 फिर से सोए, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि स्टेप 3 सबसे क्रूशियल स्टेप है। अगर गलती होने के कोई चांसेस है तो स्टेप 3 में है। स्टेप 3 को पूरा करने के लिए ध्यान से करें, आपने स्टेप 3 में डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखने होते हैं। तो बेटा वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL2T-2, ठीक है। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन लगाएं। के डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है तो कोई जरूरत नहीं है के की बात करने की। फोर्स की बात करें, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T-2 होता है। अब बेटा फोर्स का पार ए था तो पार ए लगाए। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला m0L T-1 होता है। वेलोसिटी का पार बी है तो पार बी लगाए। टाइम की बात करें, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला m0L0T पार सी लगाए। ओके, अब सिर्फ अपने राइट हैंड साइड को रिड्यूस करना है। सारा m इकट्ठा लिखेंगे, सारा l इकट्ठा लिखेंगे, सारा t इकट्ठा लिखेंगे। देखिए कैसे लिखना है। m रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाइड विद a, टोटल हो गया m रेज टू पावर a। m रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाइड विद b, टोटल हो गया 0। m रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाइड विद c, टोटल हो गया 0। कैसे लिखना है? क्योंकि आप m को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो इट इज रिटन एज m रेज टू पावर a प्लस 0 प्लस 0। m रेज टू पावर, दोबारा देख लें, m रेज टू पावर a, 0 into b 0, 0 into c 0। गॉट इट? इसी तरीके से l के साथ करेंगे। l रेज टू पावर 1 into a, l रेज टू पावर 1 into b, l रेज टू पावर 0 into c 0, t रेज टू पावर -2 into a -2a, t रेज टू पावर -1 into b -b, t रेज टू पावर 1 into c प्लस c। गॉट इट? ओके, कॉपी करते जाए बेटा साथ साथ। स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं। लेफ्ट हैंड साइड था mL2T-2। गॉट इट? अब राइट हैंड साइड को थोड़ा और रिड्यूस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है mL2T-2 एंड राइट हैंड साइड इज m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर a प्लस b, t रेज टू पावर -2a माइनस b माइनस c प्लस c। सो इस साइन का खास ध्यान रखना है आपने, ठीक है। एक भी माइनस का प्लस अगर गलती से हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और डिपेंड करेगा कि आपका एग्जामिनर आपको कितने मार्क्स देता है।
तो यहां पर स्टेप थर्ड हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं स्टेप फोर्थ की। स्टेप फोर्थ में क्या करना है? वी हैव टू जस्ट कंपेयर ऑन बोथ साइड्स। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। बेटा दोनों साइड जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपने m को कंपेयर करना है, आपने l को कंपेयर करना है, आपने t को कंपेयर करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में m रेज़ टू पावर 1 है और राइट हैंड साइड में m रेज़ टू पावर a है। सो a इज 1। लेफ्ट हैंड साइड में l रेज़ टू पावर 2 है और राइट हैंड साइड में l रेज़ टू पावर a प्लस b है। सो a प्लस b इज 2। लेफ्ट हैंड साइड में t रेज़ टू पावर माइनस 2 है और राइट हैंड साइड में t रेज़ टू पावर माइनस 2a माइनस b प्लस c है। माइनस 2a माइनस b प्लस c इट इज इक्वल्स टू माइनस 2। गॉट इट स्टूडेंट्स? यहां पर ये आपका स्टेप फोर्थ में आपने कंपैरिजन कर लिया है। अब आपने क्या करना है? अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास में यहां पर 3 डिफरेंट इक्वेशंस हैं और अल्टीमेटली हमने क्या करना है? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है टू गेट द वैल्यूज फॉर ए, बी एंड सी। ठीक है? अब जैसा कि स्टूडेंट्स हमें यहां पर दिखाई दे रहा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो ए का वैल्यू ऑलरेडी हमारा 1 है तो सॉल्व करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन बी और सी अननोन है। तो बी और सी को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशन नंबर सेकंड एंड द इक्वेशन नंबर थर्ड। देखते हैं कैसे करना है। कॉपी कर चुके हैं आप, मैं मिटा रहा हूं, ये लेफ्ट हैंड साइड मिटा रहा हूं। तो वी आर यूजिंग दस a प्लस बी इक्वल्स टू 2। बेटा जिस इक्वेशन को आप यूज कर रहे हैं उसको लिखना पड़ता है। सो दस a प्लस बी वॉज 2 एंड a is 1, so in place of a you have to just write 1, b is b and it is 2. So b is written as say 2 minus 1, so this b comes out to be 1. Fine. तो सिर्फ यहां पे b मिल गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से we can use the equation number third. If we are using the equation number third, minus 2a minus b plus c is equals to say minus 2. Minus 2, the value for a, it is 1. Place it over here. Minus b, b is again 1. Plus c is equals to minus 2. So minus 2 minus 1 plus c is equals to minus 2. So we are having minus 3 plus c equals to minus 2. So the c is written as say minus 2 plus 3. So the c comes out to be 1. Got it? Now says the step 4th is completed over here. Okay? बेटा a का वैल्यू 1 मिल गया, b का वैल्यू भी 1 मिल गया, c का वैल्यू भी 1 मिल गया। अब बात करेंगे स्टेप 5th की। अब देखिए स्टेप 5th में क्या करना है। स्टेप 2nd में जो इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल थी, उस इक्वेशन में अननोन्स का वैल्यू डालना है, मतलब a, b, c की वैल्यूज डालनी है। सो दिस w वाज रिटन एज ए k, f रेज़ टू पावर a था, सो स्टूडेंट्स 1, v रेज़ टू पावर b था, सो अगेन 1, और t रेज़ टू पावर c था, अगेन 1। मतलब बेटा 1 यूजुअली यूज नहीं करते हैं, तो जब आप अपना आंसर लिखेंगे, so this w is written as k f v into t. It is the required result. Got it? नोट कर ले बेटा, कॉपी कर ले। Yes, so it's done. Now the next question. I am reading the next question. A jet of water of cross section area capital A and velocity v
strikes normally on a stationary flat plate, full stop, the mass per unit volume of water is rho, बेटा सिंबल है रो, मैं लिख दूंगा, full stop. By dimensional analysis, determine the expression for the force capital F exerted by the jet against the plate. Okay? Now, sir, so second question. A jet of water of cross section area capital A and velocity V strikes normally on a stationary flat plate the mass per unit volume of water is rho. बेटा ये सिंबल है, सिंबल को रो बोलते हैं, पी की तरह होता है ये, लेकिन एग्जैक्टली पी नहीं लिखते, हल्का टिल्ट करते हैं, ग्रीक लेटर है. By dimensional analysis, determine an expression for the force capital F exerted by the jet on the plate. तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, what you have to do, we have to determine the expression for force. Got it? तो मतलब ये हुआ कि बेटा जो फोर्स है वो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है. ओके, किन किन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है? इट इज डिपेंडिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया. क्रॉस सेक्शन एरिया, बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? देखिए जैसे हमारे पास ये मार्कर है, मार्कर को हमने ऐसे पकड़ा और यहां से बीच में से काट लिया. काटने के बाद जो फेस मार्कर का डेवलप होगा उस फेस को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन. ठीक है? अब बेटा उस फेस का जो एरिया होता है उसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मतलब डायमेंशनली वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया. ओके, द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज एरिया, द सेकंड फिजिकल क्वांटिटी इज वेलोसिटी एंड द थर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. गॉट इट? तो मतलब स्टूडेंट्स फोर्स डिपेंड कर रहा है एरिया पर, वेलोसिटी पर और डेंसिटी पर. मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं. समझ आ गई बात? ओके, नोट करें क्वेश्चन को. अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, स्टेप 1 में फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया कैपिटल ए रेज़ टू पावर ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी रेज़ टू पावर बी, directly proportional to rho raised to power c. Got it? Step 1 done.
स्टेप सेकंड में फ्यूज करना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए रेस टू पावर ए, वी रेस टू पावर बी एंड रो रेस टू पावर सी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना है कैपिटल के, ए रेस टू पावर ए, वी रेस टू पावर बी एंड रो रेस टू पावर सी। ओके, नाउ the step third. In the step third, what we are going to do, we have to just write out the dimensional formulas. The dimensional formula for force MLT minus 2. ठीक है, और सिंस K dimensionless constant था, मेंशन कर लें K is dimensionless constant. Got it? इक्वल टू का साइन लगाएं। अब K क्योंकि डायमेंशनलेस है तो K की बात नहीं करेंगे, एरिया की बात करें m0 L² T0 होल पावर A। वेलोसिटी की बात करें m0 LT -1 पावर B। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम ml -3 T0 होल पावर C। ओके, राइट हैंड साइड को रिड्यूस कर लें, m रेस टू पावर 0 प्लस 0 प्लस c, m रेस टू पावर 0 इंटू a 0, 0 इंटू b b 0, 1 इंटू c c, so 0 प्लस 0 प्लस c। सिमिलरली l रेस टू पावर 2a 2 इंटू a 1 इंटू b माइनस 3 इंटू c, एंड देन t रेस टू पावर 0 इंटू a 0 माइनस b प्लस 0। राइट हैंड साइड को रिड्यूस करें, m रेस टू पावर c l रेस टू पावर 2a प्लस b माइनस 3c t रेस टू पावर माइनस b। ओके, लेफ्ट हैंड साइड वाज mlt minus 2। स्टेप थर्ड कंप्लीट। स्टेप फोर्थ, in the step fourth, what are you going to do? We have to just compare on both sides. Comparing on both sides, C is written as, say 1, m raised to power is C, m raised to power is 1, then 2a plus b minus 3c is 1, 2a plus b minus 3c is 1, minus b is minus 2. Okay, so since c is already 1, minus b equals to minus 2, means what we are going to do, we have to just solve these three equations for the values of a, b and c. Now take a look. Now, we are first of all considering the last equation, the equation minus b equals to say minus 2, minus minus cancelled out, so thus b is written as say 2. Okay, c is 1, b we had calculated it is 2. We are using this 2a plus b minus 3c is equals to 1. You have to just write out the values for b and c in this equation to get the value for a. This 2a plus 2 minus 3, c is 1, say 1. So this 2a plus 2 minus 3 is equals to 1. So this 2a minus 1 is equals to 1. So this 2a is equals to say 2 and this a comes out to be 1. So again says the a is 1, the c is 1 and the b is 2. Got it? Now the step 4th is completed. Now the step 5th. कॉपी कर लिया बेटा, कॉपी करते जाए साथ साथ कॉपी करते जाए। और याद रखें बेटा, ये नोट्स हैं जो आपके काम आएंगे, ये आपका लर्निंग मटेरियल है, ठीक है? फटाफट कॉपी कर लें। डन?
Now since the last step, the step fifth, the f was equals to capital A, sorry, बेटा पहले प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k था, capital A was raised to power A, and A we had calculated 1, then V was raised to power B, we had calculated 2, and then the density rho was raised to the power C, and C was already calculated 1. So since the expression is written as say k capital A V square into 0, finished. Okay, noted down since. Then we are discussing the next question. Done? Now sirs, the next question. I am discussing the most important questions, sirs, okay? Now, experiments show that the frequency n of a tuning fork depends on length L. Okay, tuning fork is a device. Experiment shows that the frequency n of a tuning fork depends on length L of the prong, comma, density d, small d, and Young's modulus of its material. On the basis of dimensional analysis, derive an expression for the frequency of the tuning fork. Okay, so sirs, and the third question, frequency n of a tuning fork depends on length small l of the prong, density d, and Young's modulus y. Derive the expression for frequency. Okay, now since I had already read the question for you and I had written the most important part of the question on the whiteboard. Okay, now sirs, again what you have to do, you have to derive the expression for frequency. Okay, and clearly sirs, the frequency is depending on the length L. Okay, the density d and Young's modulus. Clear? So again since, what we are going to do, we are going to repeat all those 5 steps. So in the step 1, the frequency n is directly proportional to the length raised to power a, the frequency L is directly proportional to d raised to power b, the frequency n is directly proportional to y raised to power c. The step 1 is completed. Now since the step 2, this n is directly proportional to L raised to power a, d raised to power b, and y raised to power c. This n is equals to say k, L raised to power a, d raised to power b, and y raised to power c. And this k is dimensionless constant.
Okay? Now, in the third step, what you have to do? You have to just write out the dimensional formula. Frequency. M0 L0 T minus 1. M0 L0 T minus 1 is the dimensional formula for frequency. K is dimensionless, so drop it out. Then length, it is M0 L T0, power is A. Then density, mass per unit volume, ml minus 3 T0, the power is B. Then Young's modulus. So as we had already discussed that Young's modulus is just a form of modulus of elasticity. Okay, and modulus of elasticity was force on area. Got it? So since its dimensional formula is m L minus 1 T minus 2. Fine. Okay. Okay, now what you have to do? You have to just reduce the right hand side. How you are going to reduce it? Say m raised to power 0 plus a b plus a c, L raised to power a minus a 3b minus a c, and t raised to power say 0 plus a 0 minus a 2c. Okay, and M0 L0 T minus 1. Better reduce it. M0 L0 T minus 1 is equals to M raised to power B plus C, L raised to power A minus a 3B minus a C, and T raised to power minus a 2C. Okay. Now the step 4. In the step 4, what we are going to do? We have to just compare on both sides. Comparing on both sides. What we can say? We can say that this B plus C is 0 and A minus 3B minus C is equals to again 0. Then minus 2c is equals to say minus 1. And what you have to do? We have to again solve for the unknowns a, b and c. Now I am starting with minus 2c equals to say minus 1. So the c is written as negative negative cancelled out. C is written as say 1 by 2. Now putting the value of c in the equation number first, that is this b plus c was 0. So this b plus 1 by 2 is equals to 0. So this b is minus 1 by 2. So we had solved for the value for b. Now we have to solve for the value for a. For solving the value for a, we are going to use the equation number second. Now since this a minus 3, since always write the value of the variable that is unknown in brackets. Now this b is minus say 1 by 2 minus c is 1 by 2 and it is equals to 0. So a plus 3 by 2 minus 1 by 2 is equals to 0. 3 minus 2, 1. 3 minus 1, 2. 2 by 2, 1. So a plus 1 is equals to 0. So a is equals to minus 1. Got it? Now since the step 4th is completed. Now in the step 5th. We have to use the equation that was written in the step 2nd. That is this n is equals to say k. First of all, length. Length was L and the power was A. So it is minus 1. Then the density D. The power was B
and the value for B is minus 1 by 2. Then the Young's modulus Y was C and C is 1 by 2. Okay? Now since, take a look how we are going to reduce this 1 by 2 and the parts which are negative. The parts which are negative, they are always written in the denominator. Okay? And the parts which are positive, they are always written in the numerator. So first of all, we have to write out this expression, okay, in the fraction. So this n is written as k, y is positive, so y raised to power 1 by 2, L is negative, so L raised to power minus 1 means 1 upon L, okay, L raised to power 1. There is no need to write out L raised to power 1. D raised to power is minus 1 by 2, so this D is written as 1 by 2. Got it? Now since, how to write out this power 1 by 2? This can be further rewritten as this n is equals to say k 1 by L. Okay? But in lower classes in mathematics you had studied anything raised to power 1 by 2 is always written as square root of that thing. So this can be written as square root of y divided by square root of d. Okay? And in general we can write this expression as, this expression can be written as this n is equals to say k 1 by L whole root of y divided by small d. Got it? Okay? Note it down, sirs. Now, sirs, the next question. Since I will read the question slowly, and when I will write the question on the whiteboard, I will write it briefly, okay? So be very careful. ठीक है? The wavelength lambda, lambda is the symbol, of matter waves may depend upon Planck's constant, symbol is h, comma mass, symbol is m, and velocity, symbol is v, of the particle, full stop. Use the method of dimensions to derive the formula for wavelength. So wavelength lambda depends, or say may depend on Planck's constant, the symbol is small h, comma, mass, small m, and velocity, small v, of the particle. Derive the expression for wavelength. Okay? Clearly, since we have to derive the expression for wavelength, and this wavelength will depend upon
The first thing is Planck's constant, the second thing is mass, and the third thing is the velocity of particle. Okay, so in the step 1 you have to just write out the dependencies. Say lambda is directly proportional to Planck's constant h raised to power a, lambda directly proportional to m raised to power b, lambda directly proportional to v raised to power c. Fuse them. Step 2, this lambda is directly proportional to h raised to power a, m raised to power say b, v raised to power say c. Lambda is equals to say k, h raised to power a, m raised to power b, v raised to power c. h raised to power a, m raised to power b, and v raised to power c. Okay? Then the step 3, you have to just write out the dimensional formulas. m0, l, t0, the dimensional formula of a wave length. Beta wave ka length. Okay, it is wavelength. Now k is dimensionless. Note it down over here. K is dimensionless. Constant. So we are going to drop this k. Planck's constant. ठीक है बेटा, मैं साइड पे उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपके लिए कर रहा हूं. शायद जब लिस्ट दी थी तो ये एब्सेंट था. प्लैंक्स कांस्टेंट बेटा क्या होता है? इट इज एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी. एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी. तो बेटा एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL2t माइनस 2. फ्रीक्वेंसी का होता है t माइनस 1. गॉट इट? ओके, मैं इसको मिटा रहा हूं, नोट कर ले इसको. रिड्यूस करेंगे mL2t minus 1. Okay, so since the dimension of a Planck's constant is mL2t minus 1, the power is a, then the dimension of a mass mL0t0, the power is b, velocity m0lt minus 1, the power is c. Got it? Now we are going to reduce this right hand side. This right hand side can be reduced to m raised to power a plus b plus 0, l raised to power 2a plus 0 plus c, then t raised to power minus a plus 0 minus c, then m raised to power a plus b, l raised to power 2a plus c, t raised to power minus a minus c. It is m0 l t0. Got it? Now since the step 4, in the step 4 we have to just compare on both sides. Comparing on both sides, what do we get? M raised to power is a plus b, and in the left hand side m raised to power is 0. So this a plus b is 0, l raised to power is 2a plus c, and l raised to power is 1. 2a plus c is 1. Minus a minus c is 0. Okay? Got it? Now since what we can do, we can use these two equations. Okay? Now 2a plus c is 1, and since this last equation minus a minus c, it is equals to 0. Minus a minus c equals to 0. Now we are just adding them. On adding them, c and c are cancelled out. Then 2a minus a, we are left with a, and thus a comes out to be 1. Okay?
Now place the value of a in the equation number first. We are using the equation number first. This a plus b is 0. So 1 plus b is 0. So this b is minus 1. Okay. Then since we can place the value of this a in this last equation. Minus of a, minus of c was 0 and this a is 1, so minus of 1 हमेशा ऐसे लिखना है ब्रैकेट्स में, minus c is equals to 0, so minus 1 minus c is equals to 0, यहाँ ले जाएं, so minus 1 is equals to c is equals to say minus 1. Got it? Okay. Now since what do you have to do? We have to just write out the values for a, b and c in the equation which is written in the step second. Now in the step second, what was there? This lambda was equals to say k. First thing was the Planck's constant, say h, power was a and a is 1. Then what we had? Mass m, the power was b, it is minus 1, and then velocity v, the power is c minus 1. So since this lambda can be written as say k h divided by m into c, it is the required result. Got it? Copy it, note it down, sirs. Yes, so it's done. Done. Now, sirs, these are the few important questions which I am discussing with you. Done? Copied? Now, the next question. I am reading the question for you. Assuming that the mass m of the largest stone that can be moved by a flowing river depends on velocity v, comma density rho and acceleration due to gravity small g. First off, show that, ये अलग तरीका है स्टूडेंट्स पूछने का, show that mass m varies directly as the sixth power of the velocity of flow. ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब क्या पूछा है? पूछा है कि प्रूव करना है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेरीज का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. Sorry, the mass m varies directly as the sixth power of velocity, that is v raised to power 6. तो स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना है कि m is directly proportional to v raised to power 6 इस वाले क्वेश्चन में. बात समझ आ गई? तो स्टूडेंट्स मैं ब्रीफली क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख रहा हूं, देखें आप. Mass m of stone depends on velocity v, comma density rho and acceleration due to gravity, and acceleration due to gravity.
show that mass m varies directly as the sixth part. बेटा लास्ट वाली स्टेटमेंट है पूरी लिख रहा हूं. As the sixth part of velocity of flow. Okay, now step 1. बेटा मास को प्रूव करना है तो मतलब मास की डिपेंडेंस की बात करेंगे हम. So mass m is directly proportional to, first thing is velocity, par is a, m is directly proportional to rho, density, second thing the par is b, m is directly proportional to acceleration due to gravity, g par c. Then the step second, m is directly proportional to v raised to power a, rho raised to power b and g raised to power c. So this m is equals to say k, v raised to power a, rho raised to power b and g raised to power c. Okay, then in the step third you have to just write out the dimensional formula. मेंशन करना जरूर कि सिर्फ k dimensionless constant हमेशा मेंशन करना. k is dimensionless constant. ठीक है सर, जैसा कि आपको बताया गया था प्रूफ करना है एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी रेज़ टू पावर 6, तो मतलब वी का पार निकालना है. ठीक है, वो जो लास्ट में पहले एक्सप्रेशंस लिखते थे वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें. Now the step third, the dimensional formula for mass ml0 t0, k dimensionless, drop it, velocity m0 l t minus 1, par is a, density mass upon volume ml minus 3 t0, par is b, acceleration due to gravity m0 l t minus 2, par is c. Got it? Now make a reduction. ml0 t0, it is written as say m raised to power 0 plus say b plus say 0 l raised to power say a minus say 3b plus say c, and then t raised to power minus of a plus say 0 minus say 2c. Got it? Check it. M raised to power is 0 and m raised to power is b and m raised to power is 0, l raised to power is a, l raised to power is minus 3b and l raised to power is c. Then t raised to power is minus a, then t raised to power is 0 and then t raised to power is minus 3. Okay. Now switch. The left hand side is m l0 t0, it is equals to m raised to power b, then l raised to power a minus 3b plus c, a minus 3b plus c, then t raised to power minus a minus 2c. Got it? Okay, now the step 4. Now in the step 4 you have to just compare on both sides. Comparing on both sides, b is equals to 1, m raised to power b and m raised to power 1. a minus 3b plus c is equals to 0, then minus a minus 2c is equals to 0. Got it? Now clearly since b is equals to 1 over here, okay, and since we can solve these two equations. Got it? Clear? अब देखिए कैसे करना. a minus 3b plus c was 0, minus of a minus of 2c was also 0. So since
add them. Adding them, this will get cancelled out. We are left with minus of 3b, okay, plus c minus 2c. It will give you minus c is equals to 0. So since this 3b, or say we can write this as say 3b plus c is equals to 0. नेगेटिव कॉमन ले जाके 0 कर देते हैं दूसरी साइड पे, मतलब दूसरी साइड पे ले जाते हैं. अब बेटा b का वैल्यू हमारे पास 1 है, तो b का वैल्यू यहाँ पे लगाते हैं. So b comes out to be 3 into say 1 plus say c. So this c is written as say minus 3. So c is written as minus 3. Got it? Okay. हमारा काम है v रेज़ टू पावर निकालना, मतलब a का वैल्यू निकालना. तो a का वैल्यू निकालना है, तो c तक पहुंच चुके हैं, b हमारे पास अवेलेबल है. अब ध्यान से देखिए, b और c की वैल्यूज हम यहां पर डालते हैं. थर्ड इक्वेशन, सॉरी सेकेंड इक्वेशन. a minus a 3b plus a c was 0. So a minus 3, b का वैल्यू है 1, c का वैल्यू is minus 3, ब्रैकेट में लिखें. ओके, so a minus 3 is equals to 0. So इस वाले स्टेप को ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है. So a is equals to 6. अब ध्यान से देखिए, जो इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है. अगर एक्सप्रेशन लिखना है तो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं आप. m is equals to say k v raised to power. बेटा मैंने ये मिटाया नहीं है, ठीक है. v raised to power 6, rho raised to power b is 1 and g raised to power c is minus 3. ठीक है. अब कैसे लिखेंगे आप इसको, क्योंकि k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाना है और हमें सिर्फ वेलोसिटी की डिपेंडेंस बतानी है, सो आई कैन राइट दिस एज v का पावर निकालना था, सो m is directly proportional to v raised to power 6. फिनिश्ड. ओके, कॉपी कर ले इसको, ठीक है. कंफ्यूज मत होना, ये मैंने मिटाया नहीं था, इसको मैंने मिटाया नहीं था पहले, ठीक है. समझ आ गई बात. and thus g was minus 3. ओके, तो ये पूछा था. तो सिंस इस टाइप के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने डिस्कस कर लिए आपके साथ, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सिंस हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे, मतलब टाइप 3 स्टार्ट करेंगे. हमारी 2 टाइप कंप्लीट हो चुकी है, इन टोटल 4 टाइप है. तो नेक्स्ट लेक्चर में 3rd टाइप स्टार्ट करेंगे. गॉट इट? ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे.